2014-15 तक हिंदुत्व की राजनीति सबने देखी थी। अभी क्या हो रहा है, हिंदुत्व पे जो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था वो पीक था, तो बात तो वहाँ तक हुई। हिंदुत्व की राजनीति कोई देश में नहीं थी। राष्ट्रवाद बीजेपी का चला, ये फैक्ट बात है, हुआ। कई सारी पार्टियां दावेदार हो रही, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या होने? बहुत सारा तो नहीं इसमें, जैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन है उसके बीच में आए हैं प्रशांत किशोर जी। राहुल गांधी का इमेज देख लीजिए, राहुल गांधी को लोग करते थे, एक बार वो जब पूरा देश घूम लिए तो अचानक उनका देख लिए किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, कम से कम अब उनको लोग आज की तारीख में वो खुद अपने नाम पे वोट लाते हैं, ये फैक्ट बात है जी। आज की तारीख में। इस बार बीजेपी का जो प्रचार प्रसार का तरीका रहा और इससे पहले जो तो उसमें आपने क्या कुछ डिफरेंस महसूस किया तरीके में? फैक्ट है कि 14 के बाद जब नई बीजेपी का इमरजेंस हुआ, खास करके नरेंद्र मोदी ने जैसे पुल किया पार्टी को, जैसे कभी अपने ज़माने जैसे इंदिरा गांधी अपने नाम पे वोट लेके जाती थी और पूरी पार्टी को जिता देती थी। जी। हर पार्टी का एक दौर होता है, ये कहीं ना कहीं एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी यही चीज़ बीजेपी ने सब जगह ऐसी जगह जीती जो बीजेपी कभी नहीं जीती थी। आपने तमाम चुनाव को कवर किए हैं, आपने खुद ही कहा और जैसा मैं भी जानती हूँ, मुखिया का चुनाव भी देखा है, बिहार जैसे राज्य का, दिल्ली का चुनाव भी देखा और अमेरिका का भी देखा। तो आपको इन चुनावों में क्या ऐसा डिफरेंस नज़र आता है कि भारत के चुनाव का परिप्रेक्ष्य और अमेरिका में जब चीज़ें होती हैं उस समय दोनों के समाज में या दोनों के आम आदमी के लाइफ स्टाइल में, आम जनजीवन पे किस तरह का डिफरेंस आपको नज़र आता है? अब क्या कहें, इस बार तो संजोग से हम 2024 में अमेरिका का इलेक्शन देखे थे काफ़ी क्लोजली, तो जाहिर सी बात है कि जो एक विकसित स्टेट, जो डेवलप जो कंट्री होगा उसका एक अलग वो होता है। वोटिंग जब जिस दिन हो रहा था तो लग रहा था जैसे हम लोगों का एक कितने सबसे जो अच्छी पार्टी होती है, उधर लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इधर ये खा रहे हैं, एकदम एक लिटरली एक फेस्टिवल लग रहा था। तो लेकिन वहाँ पे आबादी भी कम है, रिसोर्स भी ये ठीक है, तो हर का अपना अपना अलग डायनामिक्स होता है। हमारे यहाँ भी गांव में देखिए तो सुबह से लोग लाइन में लगे रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अमेरिका में हर आदमी का एक कन्विक्शन होता है, वो भीड़ से नहीं गाइड होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अभी क्या होता है कि उसने क्या बोल दिया, या और हर आदमी अपने विचार के लिए ठीक है, वो एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो डिग्रेड हो रहे हैं, कोई अगर आपने किसी एक को सपोर्ट कर दिया तो दूसरा आपको पर्सनली ले लेगा, उस तरह से चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से अमेरिका में देख रहा हूँ, या जिस तरह से भी है वहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर का एक असैसिनेशन हुआ है, या तो ये तो गिरावट तो पूरी ग्लोबली हो रही है अभी। तो आइडियली पॉलिटिक्स में जो हारमोनी थी उसमें कमी जो हो रही है, तो वो मुखिया के चुनाव से लेकर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट चुनाव तक हो तो रहा है उसमें। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल जो बदलाव हो रहे हैं, राजनीति बदलाव, सामाजिक बदलाव, ये आज से 15-20 साल पहले, मतलब दो अपोजिट पार्टियां, हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी, दो पार्टियां हमेशा से चलती आ रही, आज भी चल रही हैं। भले लोग कांग्रेस को कितनी भी गालियां देते, पार्टी जब आती है तो कांग्रेस की बात लोग करते ही करते हैं। तो उस समय जो सौहार्द, एक हम बात करें जब राजीव गांधी थे उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय जो दो धुरविरोधी नेताओं के बीच के सामंजस्य था, क्या वो सामंजस्य आज भी है नेताओं के बीच, या वो सामंजस्य वास्तव में खत्म हो चुका है? नहीं, या सिर्फ टीवी पे हमें दिख रहा है? नहीं, नेताओं में है, इसमें लोगों की का पतन हुआ है, नेताओं के बीच में है। आज की तारीख बता लो, अगर मान लीजिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी साथ बैठ जाएं, आपस में बात कर लें, तो नरेंद्र मोदी को उनके समर्थक या राहुल गांधी को उनके समर्थक दौड़ा देंगे। अच्छा, तो ये कटुता लोगों में आई है जी। आप घर में आप देख लीजिए, आप अपने आसपास के लोगों को देख लीजिएगा। जी। पहले भी होते थे, हम लोग तो याद है छोटे थे, कई लोग आरएसएस के होते थे, कभी बिल्कुल। लगता था कि यार तो नॉर्मल किसी दूसरे धारा के सपोर्टर हैं। हाँ। कभी वो तो सरकार में नहीं थे ना, तो कभी उनको बोला गया कि भैया तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम इंडोनेशिया चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, तुम सरकार का विरोध करते हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये कभी कंसेप्ट ही नहीं था। अगर कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है, लोग जान रहे होते अरे ये उसका सपोर्टर है, ठीक है। बात विवाद होते थे, तथ्य पे होते थे, ये होता आराम से, कोई मतलब ही नहीं होता था। मैं पर्सनली कहता हूँ कि जब उस समय जब क्रिकेट देखता था तो मुझे मेरे अधिकतर फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान के हुआ करते थे। वसीम अकरम थे, वसीम अकरम मुझे मेरा पसंदीदा बॉलर हुआ करते थे। वकार यूनुस अच्छे लगते थे, क्योंकि इंडिया में वैसे पेस बॉलर नहीं होते थे,
तो मैं पाकिस्तान के बॉलर का मैच देखता था कि चूंकि हमारे यहाँ नहीं होते थे उस तरह से। तो अब आज की तारीख में मैं सामने अगर अभी बोल रहा हूँ और अगर कोई देख ले तो वो समझिए कि अरे अपने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। पाकिस्तानी बना देगा। तो एक कोई विंडो, संवाद का विंडो ही नहीं बचा, कोई विंडो इसी। और इसमें नेताओं का नहीं है, नेताओं का मैं आपको बता रहा हूँ, नेताओं किसी भी पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी पार्टी में वो लोग मैच्योर हैं, वो लोग आपस में पर्सनली अंदर चुप के बात कर लेते हैं। अच्छा। दिक्कत हमारे अपने आसपास के लोगों में, हम लोगों में, आम तो लोगों में पब्लिक है। के बीच में वही आम पब्लिक आज से 20 साल पहले यही मान लीजिए, आज वो अगर 60 साल के हैं या 65 साल के हैं, तो आज से 20 साल पहले उनकी आप उम्र जोड़ लीजिए, वही 45 साल की वही लोग थे। तो उस समय उन लोगों के बीच में ये नफरत नहीं था। आज 20 साल बाद उनके बीच में एक नफरत आ गया, एक ठेमा अगर हमने लिख दिया कुछ कांग्रेस का फेवर में तो आप पाकिस्तानी हो गए, अगर हमने बीजेपी आरएसएस कर दिया तो आप सनातनी हो गए। तो ये दोनों खेमे, ये जहर आखिर आया कहाँ से समाज में? नहीं तो वही ना, रेशनलिटी खत्म हो गई है। अब कई सारे, अब मान लीजिए जो अब जैसे जेएनयू, जैसे किसी भी आज की तारीख में भी एक मेरे परिचित जेएनयू में, उनका मैं देखता था कि वो जेएनयू में वो जेएनयू को उनका फेसबुक पोस्ट देखता था, वो जेएनयू वैसे उनका उससे देख के लगता है कि वो जेएनयू वाला कोई स्टूडेंट उनके सामने है तो उसको गोली मार दी, इस तरह से वो गुस्से में रहते हैं फेसबुक पर। अब उनके रिश्तेदार जेएनयू में पढ़ रहे हैं और बाद में मैंने देखा कितने, अच्छा इनके पास वो विवेक भी खत्म हो गया है। ये नहीं कि वो खुद, वो एक्चुअली में उनसे बहस आप यहाँ उनको समझा इसलिए नहीं सकते हैं कि उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। जी जी। अब उनके रिश्तेदार है तो उसको भी वो प्राउडली दे रहे हैं कि देखो मेरे लोग जेएनयू पढ़ रहे हैं। अच्छा। वही आदमी अब 2 महीना पहले जेएनयू वाले को बोल रहा था कि यहाँ के सरकार को यहाँ ताला लगा देना चाहिए। अच्छा। तो अब उससे आदमी से क्या बहस कीजिएगा? एक आदमी को मैं देखता हूँ कि वो जब भी होती, चूंकि विपक्ष कर देता है कि पुराना पेंशन लागू करे, वो खुद पेंशन ले रहे हैं और सारा पेंशन बंद कर दो भैया, आप कर दो आप सपोर्ट कर। अगर आपको लग रहा है कि पेंशन गलत है, अपना पेंशन, सरकार के पास सुविधा, ये विकल्प है, अपना पेंशन सरेंडर कर दो, मत लो। जी जी जी। तो ऐसे लोगों से आप क्या बात करेंगे जो खुद ही उनको पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, उनको खुद पता नहीं है वो क्या कह रहे हैं। तो विवेक की शक्ति तो अभी वो, हाँ, वो भीड़ के साथ जब जाने लगते हैं ना, जब आपको लग जाता है कि नहीं ठीक है, इस रूम में कई बार वो मैंने देखता हूँ, आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई गैदरिंग हो, तो अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है ना कि 15 लोग हैं, अगर समझ भी गए ना तो आप डर से, लिहाज से या कुछ भी करके तो आपको लगा कि 14 लोग जैसे कह रहे हैं तो हम भी चलो इसी तरह से बोल लेते हैं। अच्छा, एक ये होता है, ऐसा नहीं है। तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं होता? नहीं, मुझे कैसे नहीं, 14 लोग हैं तो 14 लोग हैं। मैं अगर एक लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर लग रहा है, अगर 14 मिलके अगर बोल देगा कि अभी आज जैसे हम लोग शाम में बात कर रहे हैं, अगर 14 लोग बोल देगा नहीं सुबह है, तो क्या मैं सुबह के साथ चल, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा अपना कन्विक्शन है। मेरा एक देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ मेरे पास राइट है कि लीगल तरीके से जो सही चीज़ें हैं, जो सही मेरी जो सोच है, मैं अगर रख रहा हूँ लीगल फ्रेमवर्क में, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, तो मैं स्टैंड करूँगा। कौन होता है मुझे उस पर वो सवाल उठाने वाले? क्या कभी आपने ऐसी खबरों को दबाया है कि जो आप खुद कहे हो, आपने फैक्ट देखा हो, आपको सामने लग रहा है खबर तो ऐसी चलनी चाहिए, लेकिन आपके ऊपर इतना दबाव आ गया, दबाव नहीं उसको होता है, दबाना लेकिन पड़ गया? दबाव की बात नहीं होती है। कई बार आप देखते हैं, देखिए कोई भी खबर देने का आप सब्सटेंशिएट करिएगा ना उसको, अगर आपका आगे पीछे उसको आपको साबित करना पड़ेगा। कई बार आप जो देख रहे होते हैं वो उसको साबित करने में या उसको प्रेजेंट करने में बहुत सारी दिक्कत होती है। कई बार हुआ है, 1-2 बार तो हुआ है कि किसी नेता से बात करके आया या कोई खबर दी, अगले दिन डिनाई कर गए। बिल्कुल। तो कई बार इसीलिए सिर्फ जो देखा, जो देखने के बाद आपको वो आपने देखा है और सामने जो हुआ है, पाठक नहीं देखा है। पाठक को दिखाने के लिए सिर्फ आपको शब्द नहीं चाहिए, उसके साथ सपोर्टिंग फैक्ट वो चाहिए। जब वो नहीं बताएंगे तो पाठक ही भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो उस लिहाज से कई बार वो साबित करना बहुत दिक्कत हो जाता है वहाँ पे। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा है कि सरकार जिस तरह से चीज़ें हैं, कागज़ नहीं निकल पाता है या कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसीलिए वो दिक्कत तो होती है। तो RTI एक्ट डालिए तो आज की तारीख में आपको जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिल पाता। हाँ, तो ये सब होता है। तो उस तरीके में आपने कभी दबाया, ऐसे आपने कभी दबाया नहीं कोई खबर? तो अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे ये खबरें चलाते हैं या कुछ खबरें आ रही हैं जो दिखते, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग
कई सारे आपने तो हर जगह कवर किया है, हर तरह की चीज़ों को देखा है, सारी घटना को देखा है। कुछ घटनाएँ होती है जो हमें दिखता है या घटना है, लेकिन उसको अगर उसी तरह से दिखा दें, तो कि किसी की इज़्ज़त, किसी की मान में, किसी की प्रतिष्ठा या किसी के जीवन पे कुछ असर पड़ता है और उस खबर को आप उस तरीके से नहीं दिखा के चला दें। तो ऐसा भी आपने कभी किया है कि एक एज़ ए जर्नलिस्ट, तो मतलब आप भी जानते होंगे पत्रकारिता में कि जो जैसा है हमें वैसे ही दिखाना है, नहीं और नहीं, एक ऐसा एज़ ए नहीं ह्यूमन बीइंग तो आप किस चीज़ को ऐसा नहीं चुनते होता हैं? है। ऐसा हमेशा आपको देखना पड़ेगा, कई सारी खबरें हैं, लेकिन अगर कई सारे किसी का निजी ज़िंदगी है या कोई सारी चीज़ अगर सामने इफ़ेक्ट हो रही है और अगर लग रहा है कि वो मास कंजम्पशन की खबर नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको झाँकने की, हर खबर नहीं होती है, जी, जी। हर घटना नहीं होती है। हुँ, तो आपको ये उसके आगे पीछे आप देख लीजिए, जैसे सुशांत सिंह ने, वो जी। क्लियर सब जानते थे। हुँ। पहले दिन से जब उसके सबसे जो क्लोज़ से क्लोज़ आदमी जानते थे कि वो आत्महत्या थी, जी। सुशांत डिप्रेशन में थे, सब कुछ पहले दिन कोई से कोई कन्फ्यूजन नहीं था। हुँ। फिर मीडिया ने किस तरह से क्रिएट किया, जो कैसे तमाशा कर दिया गया। आज की तारीख में भी कई लोगों को लगता है कि नहीं, गलत था। नहीं, मान तो लीजिए डिप्रेशन में थे या कुछ नहीं, उसका जाँच सही है, जाँच हो, तरीके नहीं, से हो, हाँ, लेकिन ये हाँ, मीडिया ट्रायल को आप तो किस तरीके से देखते हैं? मीडिया ट्रायल में ऐसी बात थी कि मुझे जानकारी मिली थी वहाँ पे कि जो रिया चक्रवर्ती थी, उस समय उनका पूरा परिवार हमसे संपर्क में था और हम लोगों को जानकारी मिली थी कि वो पूरे फैमिली के साथ सुसाइड करने तक का सोच रही थी। इस तरह से कर दिया गया था, जी, जी। जबकि गलती कहीं कुछ और भी थी, सब कुछ कहीं और, सब कुछ देख रहे थे हम लोग वहाँ पे। तो इस तरह के वहाँ मीडिया ट्रायल तो को आप मीडिया ट्रायल में, हाँ, के बारे में आप क्या कहना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ़ सुशांत का केस नहीं, इसके हाँ, अलावा भी कई सारे बहुत मीडिया इस सारा तरह के जिस तरह ट्रायल से हुए हैं चीज़ें होती और हैं, मीडिया फेल हुई है वहाँ। मीडिया तब उसमें आप कोई भी एक घटना लेके और उसके बाद पूरा उसका चरित्र चित्रण और सब जगह से करने लगते हैं। तो ये तो अब जो टीआरपी का मसला है, तो अब ऐसी खबरों पे टीआरपी भी नहीं मिल रही है। सुखद बात ये है कि अब ऐसी खबरों पे टीआरपी भी नहीं मिल रही। जी। तो ये अगर उसका पॉजिटिव सिर्फ यही है। अच्छा, मतलब जो टीआरपी, लेकिन सुशांत और रिया चक्रवर्ती के केस में तो मीडिया ने तो वो बहुत पीक ज़्यादा था, वहीं टीआरपी। से मीडिया का जो रियल पतन हुआ। तो जब आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद जब इस दौर की मीडिया के जब पतन का जो लिखा जाएगा, तो कुछ घटनाओं के बारे में, तो उसमें सुशांत सिंह का टॉप पे होगा। जी। और अभी जो भी लोग अभी देख रहे हैं या जो उस वक्त थे, उनको खुद शर्म होगी जो उस वक्त वो किस तरह से कर रहे थे। या फिर तबलीगी जमात वाला मामला था, पूरा वर्ल्ड कोविड से जूझ रहा था और हमारी सोसाइटी, मुसलमान को कोविड हुआ है, मुसलमान को बुखार हो गया और उसको आप जेल भेज रहे थे। तो ये भी जब 20 साल 30 साल बाद जब देखेगा, तो समाज, सरकार, व्यवस्था, सबको खुद पे शर्म होगा कि उस वक्त हमने क्या किया, क्या इनह्यूमन किया। आपने याद होगा अगर किस तरह से मेरे पास कुछ मुस्लिमों का फ़ोन आया था कि भैया कोई भी फ़ोन पे डॉक्टर से बात कर, उनके हॉस्पिटल चले जाओ, उन्हें हॉस्पिटल जाएंगे तो हमको अरेस्ट कर लेगा। अच्छा। तो ऐसी नौबत आ गई थी इसी देश में। तो ये फैक्ट। अच्छा, एक तरफ जहाँ इतने विरोध की बात मुसलमानों के लेके इतनी तमाम बातें चली, और जो सपोर्ट करने वाले हैं उन्होंने कभी इस तरह पलट के क्यों नहीं देखा कि शहनवाज जी भी तो बीजेपी से हैं, तमाम ऐसे कई लोग मैंने हैं। वही कहा ना कि अभी तर्क नहीं है, भीड़ के पास कोई तर्क नहीं। भीड़ कभी भी तर्क पे नहीं चलती है, क्योंकि तर्क अगर आप देखने लगेगा तो भीड़ में रहिएगा नहीं, आप बैठ जाइएगा अलग से तर्क करने के लिए क्या चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा, एक अपनी व्यू पॉइंट जो भी है वो लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको काउंटर आर्गुमेंट लेना पड़ेगा। तो जब ये सब काम तो आप भीड़ में रह के तो खड़े होकर नहीं कर सकते हैं। जी जी। तो और जब भीड़ होगा उसको ये सब चीज़ करने का समय नहीं मिलेगा। आपने कहा हमने क्या, मारो मारो मारो, पीटो पीटो पीटो, वो वाली बात है। तो भीड़ के पास ना लॉजिक होता है, ना कोई उनके पास कोई फैक्ट होता है, ना कुछ नहीं होता है। भीड़ होती है, वो जो दिन को रात बोल दे, रात को दिन बोल दे, सब आराम से। हाँ, बस वो भीड़ का एक गणित होता है वो। अच्छा, बिहार चुनाव में अभी सारी पार्टियां लगी हुई हैं, अब तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी का जो प्रचार प्रसार का तरीका रहा और इससे पहले जो तो उसमें आपने क्या कुछ डिफरेंस महसूस किया तरीके में? हाँ, बिहार में अब बीजेपी को लगता है कि देखिए, जो एक दौर होता है, ये फैक्ट है कि 14 के बाद जब नई बीजेपी का इमरजेंस हुआ, खास करके नरेंद्र मोदी ने जैसे पुल किया पार्टी को, जैसे कभी अपने ज़माने जैसे इंदिरा गांधी अपने नाम पे वोट लेके जाती थी और पूरी पार्टी को जिता देती थी। जी जी। हर पार्टी का एक दौर होता है। बिल्कुल। ये एक कहीं ना कहीं एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी यही चीज़ बीजेपी ने सब जगह ऐसी जगह जीती जो बीजेपी कभी नहीं जीती थी। तो उसका एक पहलू होता है कि किसी को भी जिता दे, हरा दे, वो कर दे। लेकिन दूसरा पहलू आप देखिए कि आज की तारीख में कोई लोकल लीडरशिप खड़ी नहीं होती है।
वहाँ लोकल लीडरशिप कमज़ोर होने लगती है। और जब उनका जैसे इंदिरा गांधी का कुछ थोड़ा सा पतन हुआ तो पार्टी कैसे बिखर गई। तो आज की तारीख में ये बिहार नहीं कई जगह पे हो रही है जो लोकल लीडरशिप जो नहीं पनपी। तो उसका बीजेपी को सबसे बड़ा चैलेंज इस बार बिहार में कहीं ना कहीं एक ठहराव होता है कि 10-12 साल के बाद एक नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट नया ऐड नहीं होगा, तो फिर लोकल लीडरशिप को मेहनत करनी पड़ती है। लोकल लीडरशिप अपने अपनी नहीं दी, तो उसका एक कहीं ना कहीं उस चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है बिहार सहित तमाम जगहों पे लोकल लीडरशिप को डेवलप करने में। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, इसलिए बीजेपी हाँ वही ऐसे बिहार आगे में नहीं बढ़ चेहरे की जरूरत ही नहीं थी। 14 से 24 के बीच में बिहार में एक चुनाव एक चेहरा था मोदी का, उसमें आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे पॉपुलर आदमी को हटा दिया गया। जी। राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटा दिया गया। लेकिन आप देख लीजिए क्या उस जगह पे जो नए आए क्या वो कर पा रहे हैं? खुद बीजेपी के सीएम संघर्ष करते दिख रहे हैं। जी। तो आप चुनाव तो आप जिता चले गए आप। तो बीजेपी के पास क्या अलग अलग स्टेट के लिए चेहरा ही वही नहीं होता है या उस चेहरे को आगे आने देना नहीं मजबूत जा रहा है? वो बीजेपी की बात नहीं। जब मजबूत नेतृत्व होता है तब आपको लगता है कि जैसे वो वहां पे तीसरे की जरूरत नहीं होती है ना। जब अमिताभ बच्चन की फिल्में होती थी उसमें तीसरे किसी कलाकार का जरूरत ही नहीं होती ना, उसमें म्यूजिक की जरूरत है ना किसी की जरूरत हो, तो वो एक वन मैन शो होता है। तो जब तक आप हिट हो रहे होते तब तक तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आपके नाम पे अचानक होते तो आपको लगता है अरे हमारे पास तो कुछ था नहीं और अमिताभ बच्चन नहीं चल पा रहे हैं अब, तो फिर क्या होगा? ना फिल्म में गाना है ना कुछ भी नहीं है। तो देखिए वो बीच में फिल्म का दौर देखिए कितना खामोश टाइप रहा। तो फिर बाद में जब आता है, जब आपको फिल्म अगर आपके पास स्टार कमज़ोर भी हो तो लेकिन फिल्म में गाना अच्छा हो, कहानी अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है, तो कई सारी चीज़ें एक होता है। उसी तरह राजनीति में कई लोकल लीडरशिप है, कुछ सब कुछ है, एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है। लेकिन चूंकि आप मोदी हैं अकेले नाम से वो मुखिया का चुनाव भी जिता रहे हैं, देश का भी चुनाव जिता रहे हैं, सारे नेता घर बैठ के आराम से मुफ्त की खा रहे थे। लेकिन उसकी हर चीज़ की एक वैलिडिटी पीरियड होती है। तो अब आप इंदिरा गांधी का देखिए, इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी के समय जिस तरह से कांग्रेस लगातार जीतती गई और इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन के बाद एक बार भले 401 सीट जीत गई, वो सिंपैथी था। उसके बाद कांग्रेस का देख लीजिए 90 से लेकर लगातार ग्राफ कभी भी ढंग से वो एक जो एक राष्ट्रीय पार्टी का जो होना चाहिए तो उस तरह से कभी नहीं आ पाई अपने दम पे। तो 90 से लेकर आज तक तो क्या आपको लगता है अब जो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो छोटी मोटी भी आगे बढ़ रही है या जो पुरानी पार्टियां अपनी जगह बनाई हुई थी अब अपनी वो छवि खो रही हैं, उनको नए चेहरे को जो उस राज्य के लिए काम करे, उस जगह के लिए काम करे, उनको आगे लाना चाहिए और हो ही जाएगा। लीडरशिप कभी वैकम नहीं होती है, वो अपने आप पानी अपना लेवल अपने आप ले लेता है, लीडरशिप अपने आप तलाश लेती है। तो उसमें किसी को कोई नया कहीं से लीडरशिप आ जाएगा, कोई ले लेगा, समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। अच्छा, यही चीज़ कांग्रेस कई जगह से जब लग रहा था, जब सिर्फ देश में सिर्फ कांग्रेस नाम की पार्टी थी, बिल्कुल जब हट गई तो सब जगह देखिए बिहार में आरजेडी, यहाँ एसपी, बीएसपी, टीएमसी, डीएम सब लोग आ गई ना कि बीआरएस, टीआरएस, जगन, एनसीपी सब जगह इसी कांग्रेस से निकल गए ना सब लोग। तो ऐसा ये किसी का कोई इंतजार नहीं करता है। तो राजनीति आने वाले समय में भारत में क्या लगता है छोटी पार्टियों का राज होगा? फिर से छोटी पार्टी का राज था। छोटी पार्टी उसको नहीं कही, उसको रीजनल पार्टी कही। रीजनल पार्टी, हाँ, रीजनल पार्टियों का राज था। वो लोग फिर से मजबूत होकर कहीं ना कहीं उभर रहे हैं। एक हर पार्टी का एक अप होता है फिर वहाँ से डाउन होता है। तो बीजेपी पीक तक गई है राष्ट्रीय स्तर पे। जी। अब कहीं ना कहीं आप लगातार इवन साइंस में भी लॉ ऑफ एवरेज का होता है। बिल्कुल तो एक लॉ ऑफ एवरेज में थोड़ा सा फिर होगा, एक 15 साल के बाद थोड़ा सा ग्राफ नीचे आता है। जब आप टॉप पे होते हैं, बहुत लंबे समय तक ऊपर रहते हैं, तो फिर आप ही से टूटेंगे ना। अगर लोग धीरे धीरे कुछ कमज़ोर होगा, कुछ लोग विमुख होंगे, तो उसका इधर उधर बिखरेगा। कोई कांग्रेस को कभी लाभ होगा, कहीं रीजनल पार्टी को लाभ होगा, कहीं पार्टी के अंदर से ही दो धारा टूटेगी। कांग्रेस को कांग्रेस का पतन कहाँ से हुआ? दूसरी पार्टियों ने कभी नहीं लिया। कांग्रेस के अंदर से ही टूट के नई नई पार्टी बनती गई। बंगाल में ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, वही टूट के चली गई। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इवन पार्टी के अंदर से रेसिस्टेंस आती है, तो कई सारी चीज़ें होती है। पॉलिटिक्स कभी भी स्टैटिक नहीं होती है। लोगों को लगता है कि ठीक है हमारे पसंद की पार्टी स्थायी सत्ता में रहेगी, हमारे पसंद के लोग हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा पॉलिटिकल चर्निंग हमेशा वो चलते रहता है। कुछ कभी एक ग्राफ, कभी लंबा ग्राफ, कभी छोटा ग्राफ, तो ये होता है।
तो आगे मेरे हिसाब से 25 से 29 एक बहुत बड़े पॉलिटिकल टर्निंग का समय है। ये भी बहुत सारे चेंज दिखेंगे। बहुत सारे राजनीतिक जी। बदलाव में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अच्छा, अभी एक और घटना हो रही है, आपने कहा कि बड़ी जो पीक पे रहती है फिर नीचे जाती है, इस पे अभी टाटा समूह में देख रहे हैं, जो टाटा समूह से भारत में नहीं, भारत के बाहर भी उनका नाम है, एक ब्रांड है, बन चुका है, और उसकी एक बहुत ही अच्छी इमेज बनी हुई है सबके आम लोगों के दिल में भी। तो उसमें विवाद देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में आप संक्षेप में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये लगातार उसकी शुरुआत वहाँ काफ़ी दिन पहले से हो गई थी, लेकिन जब तक रतन टाटा जिंदा थे, रतन टाटा के एक जो पर्सनैलिटी था तो वो एक होल्ड कर सकते थे, लेकिन अब रतन टाटा भी नहीं रहे। और वही होता है कि जब आप पूरा समूह जब एक व्यक्ति पे उतना केंद्रित हो जाए, जो भी मैं कह रहा हूँ राजनीति की बात नहीं है, ये सिर्फ एक परिवार की बात होती है, कॉरपोरेट की बात होती है, सब जगह अगर आप किसी एक व्यक्ति पर ही सब कुछ आधारित हो जाते हैं तो वो व्यक्ति कभी कमज़ोर होगा, तो फिर वो बिखराव की स्थिति पैदा होगी। तो टाटा में भी वही हो रहा है। टाटा की लीडरशिप अभी देखिए, एयर इंडिया भी संघर्ष कर रही है तमाम लोगों के बीच में, और टाटा, और जब कहने को प्राइवेट कंपनी है लेकिन इसका निवेश पूरे देश के हर जगह पे है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उसका असर होगा तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक कंपनी का असर होगा, बिल्कुल, वो पूरे देश की इकोनॉमी पे असर इकोनॉमी करेगा। हिल तो इसलिए आप देख रहे होंगे सरकार भी हस्तक्षेप करके सब जितने लोग लड़ रहे हैं उनसे एक 1 to 1 मिल के ठीक करने की कोशिश करे, चूँकि इंडिया जैसी अभी जिस तरह से इकोनॉमी अभी हमारी थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हिली हुई है, उसमें टाटा जैसे कंपनियों का किसी तरह से इस तरह से अगर वो संघर्ष के उनका कोई निगेटिव हो, वो अभी सेंटिमेंट रूप से एफर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सरकार को आइडिया है, इसीलिए सरकार इंटरवेन कर रही है, और होपफुली हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, अगर कुछ बिखराव हुआ तो इसका बहुत बड़ा असर पूरे इकोनॉमी पे दिखेगा। जी, तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी घटना बन सकती है। अगर ये संभल गया तो संभल जाएगा देश, बिखर गया तो होपफुली ठीक हो जाए। जी। अच्छा, एक सवाल और है कि आप जर्नलिज्म में तो हैं ही इतने सालों से, लेकिन कई सारी घटनाओं में एक्टिविज्म की, तो जर्नलिज्म को और एक्टिविज्म को आप कैसे अलग तरह से देखते हैं? कैसे उनके बीच में एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करते हैं? नहीं, एक्टिविज्म या ये कहें, वो एक पहले भी होता था एक्टिविज्म, ऐसा नहीं था। वो व्यक्तिगत स्तर पे करते थे वो सब लोग आराम से, लेकिन अब सोचिए कि सोशल मीडिया आ गया या कई सारी चीज़ें मीडिया में आ गई, तो आपको वो दिख जाता है। हर आदमी एक पेशा काम करने के अलावा वो एक नागरिक भी है। जी। नागरिक है, समाज का हिस्सेदार है। अगर कहीं से कोई रात में कल ही रात में कोई फ़ोन कर दिया कि मुझे खून चाहिए, तो उसके लिए अगर आप 10 जगह लग रहे हैं तो ये आपका एक सामाजिक दायित्व भी है। अगर कहीं से कुछ गलत हो रहा है, अगर आपने किसी के लिए आवाज़ उठा दी, तो इसको एक्टिविज्म कहें, इसको सोशल एक्टिविज्म मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए। जी, गलत को गलत कोविड में कहिए, सबने किया, सबको करना चाहिए, और इसमें कोई ये नहीं है। और जिसके पास हम लोगों को मीडिया में होने का एक होता है कि हम लोगों की रीच होती है, कोई लोग जानते हैं, किसी को ज़रूरत पड़ गई तो ठीक है, अगर वहाँ पे कोई बीमार हो गया, कोई एम्स में हो जाएगा, क्या कोई गरीब होता है तो आप कोशिश कर लेते हैं, या कुछ इश्यूज़ हो जाता है लोग लगातार, अगर कोई कई सारी मुझे वजह से मैंने शुरू किया लगातार हार्ट अटैक का मामला, तो कई बार लोग मुझे भेज देते हैं वीडियो के, देखिए भाई यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, तो एक उसको आप जागरूक कर रहे हैं। तो हर चीज़ आप एक पत्रकारिता के दायरे में नहीं कर सकते हैं, तो वो चूँकि एक मीडिया मिला है, एक सोशल मीडिया आया, या वो तमाम तरह के प्लेटफॉर्म आया, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो ये सब जब साधन आया है तो साधन का सदुपयोग भी होगा, दुरुपयोग भी होगा। तो आप उसी एक्टिविज्म में कुछ निगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है। अच्छा, तो मतलब इसमें कुछ बाउंड्री लाइन खींचने के लिए आप कुछ नहीं कुछ इसमें नहीं, आपको विवेक की आप वही बोले ना कि अगर विद इन कॉन्स्टिट्यूशन और विद इन आपके लीगल फ्रेमवर्क अगर कुछ भी कर रहे हैं तो ना आपको डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। और भीड़ में से 40 लोग ये कह रहे हैं और आप अकेले कह रहे हैं, ना उससे आपको घबराने की ज़रूरत है। आप अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपने हार्ट अटैक की बात की, तो आपके पास तो तमाम लोग शेयर कर रहे हैं, हम लोग के पास भी कई आते हैं घटनाएं, तो इसमें एक तथ्य ये भी लोगों का आ रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन का कुछ इफेक्ट आ रहा है। क्या आपके पास इस तरह की चीजें भी आई हैं कि इसका भी कुछ असर आ रहा है? लोग कह रहे हैं, लेकिन अब वही होता है कि आप जैसे अगर कोई ये लोग चर्चा करते हैं, जब मैं भी कुछ लिखता हूँ तो उसके लोग कहते हैं, लेकिन उसे कहने की कोविड का असर है, ये डॉक्टरों ने तो कहा है। ये कई सारे डॉक्टर से हम लोगों की बात हुई है, हमने उसको शेयर भी किया है। कोविड का असर है, लेकिन कोविड का असर किस रूप में है?
अच्छा, एक वायरस के बाद जिस तरह से इलाज इम्यूनिटी हुआ, कमज़ोर हो गई है। इम्यूनिटी कमज़ोर हुई या कोविड ने किसी लंग को इफ़ेक्ट किया या किस तरह से हुआ, हुँ, तो ये फर्दर मेडिकल साइंस को कर देना चाहिए। और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ लोग वैक्सीन पर बोल देंगे या कुछ इलाज को बोल देंगे। कोविड का असर है, ये लोगों ने कहा, ये मतलब डॉक्टरों ने कहा है, हुँ, हुँ, एक्सपर्ट ने कहा है, हुँ। और इस पर अभी रिसर्च हो रहा रिसर्च हो रहा है। मेरा अपना कंसर्न है, चूँकि काफ़ी मौतें हो रही हैं, ख़ास करके यंग लोग इफ़ेक्ट हो रहे है। हैं, जी, जी, जी। तो इस पे सरकार मेडिकल साइंस को काफ़ी प्रोमिनेंटली सामने आकर इस पे रिसर्च करना रिसर्च करनी चाहिए। चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लोगों को बात करनी चाहिए। लोगों की मिथ्स जो है वैक्सीनेशन हाँ, का कुछ इफ़ेक्ट लोग वो भी कुछ लोग तर्क मिट देते जाए। हैं, कुछ लोग आके तर्क देंगे कि अभी वीडियो है इसलिए आपको पता चल रहा था, पहले वीडियो नहीं था इसी तरह लोग मरते थे। जी, तो जी, मेरा वहाँ भी तर्क होता है कि पहले तो लोग डायरिया से पूरा गाँव का गाँव मर जाता था, तो जी, क्या आज भी मरने दें? जी, अगर आपको टेक्नोलॉजी से पता लग रहा है तो रोकिए उसे। बिल्कुल। आज की तारीख में डायरिया से तो कोई नहीं मरता है, आपने दवा बनाई ना। हुँ, हुँ, तो ये कह देने कि पहले ये होता था, तो हुँ। पहले तो गाँव का गाँव मर जाता था बीमारी जी, से, तो हमें क्यों आपने ठीक किया? हमें हेल्थ सिस्टम को उस तरीके तो से अगर करना आपको लग रहा पड़ेगा। है कि पहले क्या होता था, छोड़िए। आज की तारीख में अगर आपका डेवलप सिस्टम है तो जान बचाएँगे ना। जी, जी, जी। सिंपल सी बात है। तो ये इसमें इसीलिए मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए। आपने इतने सारे न्यूज़ कवर किए, कोई ऐसा एक ख़ास न्यूज़ जिसमें आपको लगा ये आपके लाइफ़ का सबसे बड़ा मतलब जोखिम लेके आपने उसको कवर किया हो? जो आपको लगा है कि नहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा ये कवरेज? कुछ ऐसा न्यूज़ या घटना? नहीं, बहुत अलग-अलग तरीके से खबर, कोई एक खबर देखिए बहुत सारी उसमें आप खतरा, एक परिश्रम या कई सारा जो कई अब जैसे एक एक्सपीरियंस मैं आपको 14 का एक्सपीरियंस दे दूँ, जैसे पॉलिटिकल कवरेज थी, सब तरह के कवरेज होता है। हुँ, लेकिन उसमें जो मैं घूमने निकला था, तो उसमें देश को जो नज़दीक से देखा, वो मेरा जर्नी जो था यहाँ से पटना से निकला मैं सेकंड क्लास ट्रेन में। पटना से लखनऊ गया, लखनऊ से पटना, पटना से गुवाहाटी, गुवाहाटी से नागालैंड, नागालैंड से फिर गुवाहाटी, गुवाहाटी से आके कलकत्ता गए थे, कलकत्ता से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से शायद मैं हैदराबाद गया, हैदराबाद से चेन्नई गया, चेन्नई से एर्नाकुलम गया, एर्नाकुलम से तिरुवनंतपुरम आया, वहाँ से बेंगलोर आया, बेंगलोर से बॉम्बे, बॉम्बे से अहमदाबाद, ये लगातार जर्नी लगातार। और अहमदाबाद से फिर हम भोपाल आए थे, भोपाल से रायपुर, रायपुर से फिर मैं अमृतसर गया, अमृतसर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जयपुर। हुँ, ये 28 दिनों में जो, और मैक्सिमम समय मैं सेकंड क्लास में अच्छा। था। ये 28 दिन आप सेकंड क्लास हाँ, की यात्रा मैक्सिमम। करके तो ये जो एक्सपीरियंस था वो एक, और चूँकि सब शॉर्ट डिस्टेंस था, उस 28 दिन में 23 दिन मैं लगातार ट्रेन में था, 5 दिन अलग-अलग जगह पे, चूँकि ट्रेन के उस टाइमिंग का उस तरह से इश्यू था, तो मैं रुका था। तो उस समय मतलब कई बार लगता है कि जो हम लोग बैठ के जो आराम से ज्ञान देते हैं, और जो लोगों का जो रियल स्ट्रगल, जो लोगों की जो रियल प्रायोरिटीज़ क्या है, लोग क्या मतलब असल देश क्या है, कैसे देश मूव करता है, अलग-अलग देशों में अलग-अलग लोगों की सोच, तो वो एक मेरे लिए लाइफ लर्निंग लेसन थी, अच्छा। जिस पर बाद में मेरी उस रिपोर्टिंग के बाद में मुंबई की यूनिवर्सिटी ने उस पर काफ़ी रिसर्च भी किया था, उसको कुछ पॉइंट्स को लेके। जी, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जी, इंस्पायरिंग और जी। मतलब आपने को सीखने को मिला। अच्छा एक सवाल और है कि आप फैमिली मैन भी हैं, फैमिली भी है आपकी, तो पत्रकारिता में जिस तरह से आपका जो काम है, जैसे बोल रहे हैं 28 दिन तक बाहर रहते हैं, मतलब कवर कर रहे हैं दिन रूट वैसे भी ड्यूटी तो हमें पता ही कि उसमें कोई सामयिक सीमा नहीं होती है। अगर आप इतने बड़े लेवल पे जा पाए हैं, तो आप अपनी इस सफलता में अपनी पत्नी, अपने घर के लोगों का किस तरीके से श्रेय देते हैं? श्रेय वाली बात तो वहाँ होती है जब आप मान लीजिए कुछ होती है कि इसमें एक जो यूनिट है, आप इसको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं, जी, जी। सफलता या असफलता। क्योंकि जब आप एक आप जैसे सफलता के क्रेडिट, जब ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या टीम का अलग मेंबर है, ये मेंबर हैं, हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें ऐसी अटैच हैं, जैसे आप बॉन्ड हैं, जिसमें आप कह रहे हैं ना कि आप में जैसे कि दाएँ हाथ का क्रेडिट है कि बाएँ हाथ का क्रेडिट है। अच्छा। तो ये आप इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें क्योंकि आप चीज़ें ठीक हैं तभी आप ठीक हैं, जी, जी। नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात है। हुँ, हुँ। तो इसीलिए ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप कुछ काम कर पा रहे हैं या आप कुछ भी अच्छा तो कर रहे, अन्य ज़िम्मेदारियों से आप कब मुक्त हो वही पाए होंगे ना? वही मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ आप कर पा रहे हैं, तो ये एक टीम एफर्ट है। हुँ, हुँ। ये मैं कह दूँ कि सिर्फ़ ये मेरी सफलता है, हुँ, हुँ। तो नहीं तो ये वो मेरा एरोगेंस होगा ना। जी, जी। तो आप सफलता का श्रेय क्यों नहीं, सफलता भी हमारी ही नहीं है, हुँ, हुँ। ये सबकी सामूहिक सफलता है या सामूहिक विफलता है। हम लोग अपनी इस तरह से देखते हैं, कुछ भी चीज़ों को क्रेडिट या डिस्क्रेडिट या सफलता, विफलता उसमें नहीं है।
वो ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बाहर का आदमी कुछ आपको दे दिया, आपकी मदद कर दी, तो आप समझ रहे हैं कि वो उसका दायित्व नहीं था या नहीं था। यहाँ जब हम लोग एक यूनिट हैं, जी, जी। तो उसमें आप ये नहीं कहते कि मेरा रोल या वो रोल यही करके। अच्छा, तो इस यूनिट को तो अगर हम उल्टा कर दें, वाइस हाँ, वर्सा, हाँ, हाँ। जैसे तो आप बिहार के अगर मैं वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा सपोर्ट नहीं होता हुँ, या घर में माहौल ठीक नहीं हो हुँ, या कोऑपरेशन नहीं हो हुँ, या एक कंस्ट्रक्टिव माहौल एक घर में जैसे आप कुछ कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंस नहीं हो हुँ, या किसी तरह के नहीं हो, तो आपको अभी हम बात करते ही नहीं दिखते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि सब चीज़ें ठीक रही होंगी हुँ, हुँ। एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली में। अब बुरा तो ये है कि इसीलिए तो मैं सवाल करूँ, एक समान मिडिल क्लास फैमिली, बिहार, हाँ, यूपी, ईस्टर्न हाँ, यूपी हाँ, हाँ, स्पेसिफिक, हाँ, हाँ, इसमें इसको अगर वाइस वर्सा कर दें, आप अपने आप को अगर एक महिला पत्रकार मान के देखें, हाँ, कि आपने शुरुआती दौर में जो संघर्ष झेला है, जो हुँ। शुरुआत किया, आप अगर एक महिला हैं और आपके पति से या आपके परिवार से आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता, तो क्या आपको लगता है आप ये ऊँचाइयाँ प्राप्त कर बिल्कुल, मैं पाते? वही देखिए वही मैं कह रहा हूँ और हम लोग अभी भी जैसे करते हैं ना कि आप जैसा मेरा वो है कि आप कई बार मुझे इस सवाल पे ये लग जाता है कि आप श्रेय देते हैं। ये जो श्रेय देना भी है ना, कहीं न कहीं ये उपकार वाला फ़ील हो जाता है। जी, जी, जी। ये उससे मैं सहमत नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरा सफलता में ऐसा नहीं है कि सफलता ये कंबाइंड सफलता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें अगर मैंने लिख दिया, मान लीजिए या कुछ कर दिया, हो सकता है घर से ये आइडिया आया हो हुँ, या हुँ। घर का ही। तो जो चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। वो सामूहिक घर के अंदर जब भी हम लोग हैं, तो वो सबका समान है। हुँ, हुँ। हम लोगों का एक एक कम से कम मेरे हिसाब से घर में जो भी अच्छा है, हुँ, हुँ। वो सब मतलब मिल के, अगर मेरा वो व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं है, कोऑपरेशन मिला, हुँ। ऑब्वियसली मिला तभी तो कुछ हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं क्रेडिट दे दूँ तो ये मेरा थोड़ा-सा वो होता है कि क्रेडिट आप देने वाले कौन होते हैं? अच्छा, लेकिन तो फिर भी कहीं न कहीं वो क्रेडिट तो परिवार ऑब्वियसली को हो जाता जाता है, ही लेकिन है। जब आप क्रेडिट देने लगते हैं ना, तो लगता है कि ठीक है, चलो मैंने आपका अपना अपना एक एहसान कर दिया कि मैंने आपको क्रेडिट दे दिया। अच्छा। तो ये इसीलिए मेरा है सब कि वो हमेशा, और इस क्रेडिट को हम लोग हमेशा बोल नहीं पाते हैं या हमेशा, चूँकि ये हमें मतलब मतलब आप शब्दों में नहीं दे पाते पर नहीं, दिल से नहीं, आप नहीं, उसको मानते नहीं, तो नहीं, हैं ही नहीं, वही कि नहीं, आपकी नहीं, सफलता वही में ये आपके वही परिवार मैं का कह रहा पूरा हूँ कि हाथ है। इसको ना मानते हैं ना, ये चीज़ें इससे जुड़ जाती हैं ना, ये आपके, आप इसको एक यूनिट मान के रूप में देखते हैं। कुछ कुछ ना उसको अलग मानते हैं, ना कुछ। जब एक चीज़ें मान रहे हैं, हुँ, क्या मैं अपने आप को सफलता क्रेडिट दूँगा क्या? अच्छा जी, जी, जी। तो ये उस तरह से मेरे हिसाब से ये और मेरे हिसाब से किसी को क्रेडिट देना तब होता है जब आप उसको अलग मानते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप आज सफल हैं, बहुत हाँ, हाँ, आपका नाम है देश-विदेश में, हाँ, सब आपको जानते हाँ, हैं। हाँ, नरेंद्र नाथ मिश्रा बोलते ही हाँ, हर कोई हाँ, जान जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं बोलती हूँ, अगर आज के डेट में हुँ, बहुत से ऐसे भी पत्रकार हैं जिनको नहीं लोग जान पाए या दब गए। अगर आप उस श्रेणी में होते, तो हुँ। क्या आप अपनी असफलता में अपने परिवार का वो देते या अपने आप को फिर बोलते? वही कह रहा हूँ ना कि सफलता ने हम लोग हमेशा, जब भी घर के अंदर हम लोगों ने साथ डिसीजन लिया, हुँ, सब कुछ साथ रूप से चले, हुँ, जो भी रहा साथ सिंक रहे हुँ, और दबाव में नहीं, ना हुँ। ना लिहाज में, ना एक नेचुरली स्पॉन्टेनियस और स्वेच्छा से। जब अच्छा। सब कुछ हम लोग एक-एक फैसला, एक-एक चीज़ पर फैसला सम हाँ, फैसला लेने से पहले जो हर जगह आदमी का होता है कि एक जब 10 बात करते हैं आपका मन, लेकिन हम लोगों ने हर चीज़ आज की तारीख तक जब एक सोच समझ के एक सहमति से किया, मान लीजिए। अच्छा। तो फिर उसमें अब छोटी चीज़, अब वो विवाद, ये विवाद, वो सब अपनी जगह पे रख लीजिए। हुँ, तो जब जर्नी है, मैं उस जर्नी को एक यूनिट के रूप में देखता हूँ। जी, जी, वो जी। एक यूनिट है। विफल होते तो भी हमारा किसी पूरा को हम यूनिट हाँ, विफल हम हुआ। दोष नहीं देते। वो हम लोगों की सामूहिक होती हुँ, और हम लोग उस विफलता को भी साथ ही एंजॉय करते। जी, जी, जी। सफलता को भी हम लोग एक ही साथ एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, कल बिल्कुल। जाकर फिर हो सकता है कि स्थिति दिन खराब हो, या कल जाकर कौन देखा है यहाँ पे। जी, बिल्कुल। इसीलिए उस मामले में हम लोगों का क्लियरिटी है और अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें कहीं से वो दो राय नहीं है। जो कुछ अच्छा हो रहा है, जो कुछ अच्छा है इसीलिए हो रहा है वहाँ पे, इसमें कोई जी, दोहराने जी। की ज़रूरत नहीं है इसमें। जी, आपने बहुत सही बात की, सफल हैं तो पूरा यूनिट सफल है, हाँ, असफल है तो पूरा यूनिट विफल है। हाँ, मैं किसी तो को आज के दौर में जाते-जाते अब हमारे यूथ को, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे यूथ छोटी-छोटी बातों पे अलग हो जाते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं या कई तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उनके लिए आप एक, क्योंकि आपने स्ट्रगल करते, जैसा कि आपने कहा इतने बड़े पत्रकार थे, आप सेकंड क्लास में जर्नी करते हुए इतने सारे बीट्स को कवर की, हर जगह पे रहे, 28 दिन, 30 दिन किसी भी तरीके से रहना, क्योंकि एक लाइफ़स्टाइल आपका स्मूथली चल रहा है, आप फिर उस तरीके से रह रहे हैं, कहीं रुक रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, सेकंड एसी में जा रहे हैं। मतलब सेकंड एसी नहीं, सेकंड क्लास में जा रहे हैं। तो फिर इस तरीके से आपने यात्रा की।
फ्लाइट में चलने वाला आदमी सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, फिर इतने दिन आपने इतना संघर्ष किया, तो आप संघर्ष को बहुत करीब से देख रहे हैं। तो आप उनके लिए कम शब्दों में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अपने लाइफ को थोड़े संघर्षों को झेल सकें या आगे बढ़ सकें? वही है कि वो क्रिकेट की भाषा में एक टेस्ट मैच की तरह क्रिकेट को खेलें, अच्छा। 2020 की तरह नहीं खेलें। जब वो टेस्ट मैच में पूरी तरह से पारंगत हो जाएँ, हुँ, तब 2020 खेलेंगे तो पेशेंस रहेगा। टेस्ट मैच स्लो, आराम से, कभी बीट होंगिएगा, कभी आराम से रन बनेगा। टिके रहिए, विकेट पे टिके रहिए, जी, जी। रन अपने आप बन जाएगा। 2020 जैसे वो एक टिपिकल वो 15 मिनट, 15 मिनट फेम के छक्का चक्कर चौका में, मारा तो ठीक है, 15 लेकिन मिनट फेम के चक्कर में भागिएगा, तो परिणति भी वही होगी। तो मेरा वही है कि आराम से रहिए और जो भी डिसीजन लीजिए, बड़ा इम्पल्स में डिसीजन मत लीजिए, आराम से। जैसे आपने रिलेशन के वाले में कहा कि छोड़ देते हैं, छोड़ देना इशू नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन छोड़ देने में ये है कि म्यूचुअल होना चाहिए। हुँ, हुँ। आपसी में किसी को आप सिर्फ किसी को आप डैमेज करने के लिए या किसी को आप बहुत ही वन वे कोई डिसीजन ले लेते हैं, जी, जी, वैसा नहीं होना चाहिए। जी। अगर आप दोनों मैच्योर हैं, दोनों सहमति से हैं, बिना एक दूसरे के प्रति हुँ, बहुत ही निगेटिव जोन में गए, वो भी आप करते हैं, हुँ, हुँ, तो वो भी कोई गलत नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन जो हो एक जो डिग्निटी मर्यादा के साथ जो अगर कर रहे हैं, तो कोई भी गलत नहीं है, छोड़ना भी गलत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों लोग ज़बरदस्ती रहेगा? हाँ। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आप ज़बरदस्ती रहो, हुँ, तो हुँ। छोड़ना को जैसे ही आपने कहा कि नहीं, नहीं, म्यूचुअल सेपरेशन हाँ, हो, वही कह रहे लेकिन हैं। सुसाइड ना हो, हाँ, वही कह रहे हैं कि ज़िंदगी वही बर्बाद ना नहीं, हो। तो अगर आप अगर रह रहे हैं तो ज़बरदस्ती आप कुछ मत कीजिए आप। हुँ, हुँ। जैसे हम लोग रहे, हमने जैसे कहा ना कि हम लोग बड़ा आराम से खुश रहे, हम लोग ऐसा नहीं कि हर तरीके का दिन देखे आराम से, हुँ, हुँ। लेकिन कभी कोई इसमें ये नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता है, कोई ये जी। 3 घंटे का सिनेमा नहीं है ना यश चोपड़ा का कि सब कुछ होगा। तो उस नेगेटिव को अलग रखिए कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है और बिना किसी के इसमें ऐसा मतलब आराम से खुश रहिए आराम से। कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। जी, जी। आज की तारीख में इतना सपोर्ट है कि आराम से अगर कुछ नहीं करेंगे, कल जाकर कोई काम नहीं करते, घर में हम लोग सारे खुशी से रहेंगे, जी, जी, जी। कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। ये तो कॉन्फिडेंस है ना, यही कॉन्फिडेंस आपको फिर आगे बल देता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, आपने समय की सीमा आपकी भी है, वरना सवाल तो मेरे पास कई सारे हैं, लेकिन आपने पहले ही कहा था कि मुझे जल्दी थोड़ा फ्री कर दीजिएगा। वैसे आपका समय सीमा मैंने ज़्यादा ले लिया, इसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ, क्योंकि फिर भी मेरे कई सारे सवाल अधूरे रह गए। उम्मीद करती हूँ आपसे दोबारा भी मौका मिलेगा। बिल्कुल हम लोग वैसे मुझे लगता है मैंने आपसे शायद चैनल स्टार्ट करने से 15 दिन पहले से समय माँग रही हूँ, ठीक, कोई 1 बात फरवरी से, और हो सकता है अभी कुछ दिन और आप ना देते तो 1 साल हो जाते। लेकिन जब मैंने लास्ट मैसेज किया था कि 1 साल से पहले शायद मुझे समय मिल जाएगा, तो मुझे मिल ही गया। नहीं, इसके नहीं। लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और सॉरी इतने देर आने के लिए, और हम लोग बहुत जल्दी फिर बात करेंगे हम लोग। और भी बहुत सारे सवाल हैं, करेंगे उसके हम लोग साथ हम अगले लोग अगले पार्ट फिर बात फिर करेंगे। बिहार बात चुनाव के करेंगे। बाद फिर करते हैं बिल्कुल, बिहार चुनाव पे हम फिर बिहार चुनाव बात के बात रिज़ल्ट के बाद बात आपसे करते हैं हम लोग। रूबरू होंगे, उस पे चलिए, ये बात तय हो करेंगे। गया। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।